सुबह की सुनहरी धूप मंदिर की सीढ़ियों पर बिखर रही थी। चारों ओर घंटियों की गूंज थी, लेकिन उस पवित्र माहौल में दो दिलों के बीच एक कश्मकश चल रही थी। शीतल, जो शहर के नामी बिजनेसमैन चौहान सिंह की एकलौती बेटी थी, अपनी जिद पर अड़ी थी। उसके सामने आशीष खड़ा था, जो सादगी और गरीबी की जीती जागती तस्वीर था। आशीष, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, पिताजी ने मेरे लिए एक बहुत बड़े खानदान में रिश्ता तय कर दिया है। मैं वहाँ नहीं जा सकती। तुम्हें आज और इसी वक्त मुझसे इस मंदिर में शादी करनी होगी। शीतल, पागलपन मत करो। प्यार अपनी जगह है और हकीकत अपनी जगह। तुम एक रईस घराने की शहजादी हो, मैं एक मामूली नौकरी ढूंढने वाला फकीर हूँ। तुम मेरे साथ एक दिन भी नहीं रह पाओगी। अगर तुमने आज मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या तुम मुझे मरते देखना चाहते हो? शीतल, मेरा घर बहुत छोटा है। एक ही कमरे में मेरी बूढ़ी माँ और जवान बहन मेघा रहते हैं। मेरी कमाई से मुश्किल से घर का खर्च चलता है। तुम वहाँ बिना एसी, बिना नौकरों के कैसे रहोगी? मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुमसे शादी करनी है। शीतल की जान देने की धमकी के आगे आशीष हार गया। उसने मंदिर में ही शीतल की मांग भर दी। जब आशीष उसे अपने घर लेकर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर शीतल के पैर जैसे जम गए। टूटी हुई दीवारें और सामने खपरेल की छत वाला छोटा सा मकान। अंदर से आशीष की माँ ममता बाहर आई। बेटा आशीष, ये क्या है और ये लड़की कौन है? माँ, ये शीतल है, मेरी पत्नी। मैंने इससे शादी कर ली है। अरे बेटा, तूने ये क्या कर लिया? तुझे पता है ना हमारी स्थिति क्या है? 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं है, ऊपर से मेघा की पढ़ाई का खर्च और ये एक कमरे का घर। हम 4 लोग इसमें कैसे समाएंगे? तूने अपनी दुर्दशा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? ममता के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। तभी घर के अंदर से मेघा दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। माँ, आप भी क्या अभी इसी बात को लेकर बैठ गई? जो होना था वो हो गया। आपको तो खुश होना चाहिए कि भैया दुल्हन लेकर आए हैं। चलो माँ, भाभी का गृह प्रवेश करवाते हैं। मेघा की बातों ने माहौल को थोड़ा हल्का किया। ममता ने भारी मन से आरती उतारी और शीतल का गृह प्रवेश कराया। जैसे ही शीतल कमरे के अंदर गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के एक कोने में चूल्हा था, एक तरफ कुछ बर्तन और दूसरी तरफ एक पुरानी खाट। आशीष, ये क्या है? क्या पूरा घर बस यही एक कमरा है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था शीतल, ये मेरा महल नहीं, मेरी गरीबी का सच है। मुझे लगा तुम मुझे डराने के लिए कह रहे थे। कम से कम घर में 2 कमरे तो होने चाहिए थे ना? भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, आप और भैया थोड़ा खाना खा लीजिए। थाली में सिर्फ नमक, रोटी और कटा हुआ प्याज था। शीतल ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खाना कभी नहीं देखा था। मेघा, ये क्या है? ये भी कोई खाना है? भाभी, हमारे लिए तो यही शाही खाना है। शायद आपने ऐसा कभी खाया भी ना हो, पर यकीन मानिए, माँ के हाथ की रोटी बहुत मीठी है। शीतल को आशीष की मंदिर वाली बात याद आई। उसने एक गहरी सांस ली और अपने अमीरी के नखरे दबाकर मुस्कुराने की कोशिश की। अरे नहीं, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। सादा खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। रात हुई। शीतल और आशीष की सुहाग रात थी, लेकिन उस एक कमरे में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी। शीतल बिस्तर पर बैठी थी, तभी मेघा एक तकिया और दरी लेकर अंदर आ गई। आशीष, मेघा यहाँ क्या कर रही है? आज हमारी पहली रात है। तुम्हें सुहाग रात की पड़ी है? मुझे तो ये फिक्र है कि पूरी रात कटेगी कैसे। माँ बाहर खाट पर सो रही हैं, लेकिन मेघा बाहर नहीं सो सकती, उसे यहीं सोना होगा। पर आशीष, भाभी आप फिक्र क्यों कर रही है? मैं हूँ ना, मैं एक जुगाड़ करती हूँ। मेघा ने एक पुरानी चादर उठाई और उसे कमरे के बीचों बीच एक रस्सी से लटका दिया। कमरा अब 2 हिस्सों में बंट गया था। लीजिए भाभी, अब उस तरफ आप और भैया और इस तरफ मैं। आपकी प्राइवेसी में कोई समझौता नहीं होगा। पर्दा लग गया ना? पर्दा तो लग गया, लेकिन उस कमरे में हवा का नामो निशान नहीं था, पंखा तक नहीं था। शीतल को पसीना आने लगा। उसे अपने घर के चिल्ड एसी की याद आने लगी। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है। आशीष, कम से कम एक पंखा तो लगा लेते। तुम लोग इतनी गर्मी में कैसे रहते हो? मुझे तो बिना एसी की नींद भी नहीं आती। मैं तो मना कर ही रहा था, पर तुमने तो सुना ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं झेल लूंगी। भाभी, ये हमारा बुरा वक्त है, देखिएगा
एक दिन सब सही होगा। अब आप घर में लक्ष्मी बनकर आई है ना, तो बरकत जरूर होगी। मेघा की बातों ने शीतल के दिल को थोड़ा सुकून दिया। शीतल ने रात भर करवटें बदली। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी पुरानी आदतें फिर से जाग गईं। मुस्कान, जरा मेरी ग्रीन टी लाना और शुगर फ्री बिस्किट भी। तभी उसे याद आया कि वो अपने महल में नहीं बल्कि एक कमरे और एक पर्दे वाले ससुराल में है। वहां कोई नौकरानी नहीं थी। तभी मेघा कमरे में आई। उसके हाथ में मिट्टी का एक कुल्हड़ था। भाभी, ये लीजिए, ये रही आपकी ग्रीन टी। असल में हमारे पास ग्रीन टी तो नहीं थी, तो मैंने आपके लिए खास कड़क लाल चाय बनाई है, बिना दूध की। आप इसे पीकर देखिए। थैंक यू मेघा, मैं भूल गई थी कि मैं कहाँ हूँ। कोई बात नहीं भाभी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आखिर हम ननंद भाभी है, एक दूसरे का ख्याल तो रखेंगे ही। शीतल ने चाय का घूंट भरा। वो चाय शायद उतनी स्वादिष्ट नहीं थी, लेकिन मेघा के प्यार ने उसे कड़वा नहीं लगने दिया। शीतल के मन में अब भी अपने अमीर होने का गुरूर कहीं ना कहीं छिपा था, लेकिन मेघा की सादगी उसे बदलने पर मजबूर कर रही थी। दिन बीतते गए। शीतल ने धीरे धीरे उस एक कमरे के घर में खुद को ढालना शुरू कर दिया था। हालांकि रात की गर्मी और पसीने से तरबतर होकर जागना उसके लिए अब भी किसी सजा से कम नहीं था। वो अक्सर अपनी हवेली के उस विशाल बेडरूम को याद करती, जहां रिमोट दबाते ही ठंडक हो जाती थी। एक हफ्ता बीत चुका था। शाम का वक्त था। आशीष काम से लौटा और उसके हाथ में कुछ मुड़े हुए नोट थे। माँ, ये लो 1500 रुपए, इस हफ्ते की पूरी कमाई है। बेटा, मेघा की कॉलेज की फीस भरनी है। कल आखिरी तारीख है और करीब 1200 रुपए लगेंगे। क्या करे? माँ, मैं सोच रहा था कि पहले एक छोटा सा पंखा ले आऊं। शीतल हर रात गर्मी के मारे सो नहीं पाती। उसने मुझसे वादा लिया था। मुझे उसकी हालत देखी नहीं जाती माँ। कमरे के अंदर पर्दे के पीछे बैठी शीतल ये सब सुन रही थी। वो अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए दीवार से कान लगाकर खड़ी हो गई। तभी मेघा रसोई से बाहर आई। भैया, आप माँ की बात मत सुनिए। आप कल ही जाकर भाभी के लिए पंखा ले आइए। मेरी फीस का क्या है, मैं कॉलेज वालों से कह दूंगी कि कुछ दिन बाद दे दूंगी। भाभी शहर से आई है, उन्हें स्तपन की आदत नहीं है। शीतल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा था कि गरीबी में लोग लालची होते हैं, लेकिन यहाँ तो उसकी ननंद अपनी पढ़ाई कुर्बान करने को तैयार थी। वो तुरंत पर्दे से बाहर आई। नहीं आशीष, पंखा बाद में ही लग जाएगा, लेकिन मेघा की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तुम सबसे पहले मेघा की फीस भरो। पर बहू, तुझे तो बहुत तकलीफ होती है ना। माँ जी, तकलीफ शरीर को होती है, मन को नहीं। जब आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं तो मैं थोड़ी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आशीष, मेरी बात मानो और फीस भरो। आशीष की आंखों में शीतल के लिए सम्मान और बढ़ गया। अगले दिन आशीष काम पर निकल गया। वो एक बीटेक इंजीनियर था, लेकिन पहचान न होने की वजह से उसे मजदूरी और छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। घर पर शीतल अब बदल चुकी थी। वो मेघा के साथ तालाब से पानी भरकर लाती। हालांकि कभी कभी उसका अमीर व्यवहार झलक जाता था। मेघा, तुम्हें पता है, मेरे घर में तो नल घुमाते ही गर्म और ठंडा पानी आता था। यहाँ तो तालाब तक जाना किसी ट्रेनिंग से कम नहीं है। भाभी, इसीलिए तो आप इतनी फिट और सुंदर लग रही हैं। यहाँ की मेहनत ही असली जिम है। कुछ महीने बीत गए। एक दोपहर गली के बाहर एक शानदार कार आकर रुकी। चौहान सिंह और मनोरमा देवी अपनी बेटी को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। जब उन्होंने अपनी लाडली को फटे हुए पर्दों वाले एक कमरे के मकान में साधारण सूती साड़ी में देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीतल, मेरी बच्ची, ये तेरी क्या हालत हो गई है? तू इस झोपड़ी में रह रही है। शीतल, मैं तेरा बाप हूँ, कोई दुश्मन नहीं। तूने ऐसे घर में शादी क्यों की? यहाँ तो सांस लेने की जगह भी नहीं है बेटा। ममता और मेघा घबरा कर बाहर आ गईं और मेहमानों की खातिरदारी में जुट गई। उन्होंने टूटी हुई कुर्सी पर साफ कपड़ा बिछाया और पानी लेकर आई। बेटा, तुझे तो एसी, फ्रिज का ठंडा पानी और बड़ी गाड़ियों का शौक था। तू यहाँ इस गरीबी में कैसे रह पा रही है? पिताजी, एसी और फ्रिज मेरा कल था और ये मेरा आज है। वहाँ ऐशो आराम तो बहुत था, लेकिन आपके पास मेरे लिए समय नहीं था और माँ को किटी पार्टी से फुर्सत नहीं थी। मुझे असली परिवार और प्यार यहाँ मिला है। मेरे उस महल से तो मेरा ये एक कमरे का ससुराल कहीं ज्यादा सुकून भरा है। चौहान सिंह का दिल पिघल गया। तभी आशीष काम से वापस आया। चौहान सिंह ने उसे देखा और कहा, आशीष, मैं तुम सबको उपहार के रूप में एक नया बंगला और सारी सुख सुविधाएं देना चाहता हूँ।
मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकता। क्षमा कीजिएगा पिताजी, लेकिन हम दहेज और मुफ्त उपहारों के खिलाफ हैं। मैं अपनी मेहनत से शीतल को खुश रखना चाहता हूँ। हाँ पिताजी, आशीष सही कह रहे हैं। हमें आपकी संपत्ति नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। चौहान सिंह आशीष की खुददारी और शीतल की समझदारी देखकर दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि आशीष काबिल है। ठीक है, अगर तुम तोहफा नहीं लेना चाहते तो कम से कम मेरी कंपनी में मैनेजर तो बन सकते हो। तुमने बीटेक किया है, तुम्हारी काबिलियत का इस्तेमाल मेरी इंडस्ट्री में होगा तो मुझे खुशी होगी बेटा। यह कोई दान नहीं, तुम्हारी मेहनत की नौकरी होगी। आशीष, ये तो हो सकता है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। आशीष ने हामी भर दी। आशीष अब चौहान इंडस्ट्रीज का मैनेजर बन गया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। कुछ महीनों बाद उन्होंने उसी शहर में एक सुंदर और बड़ा सा घर लिया। अब उस एक कमरे और एक पर्दे वाले ससुराल की जगह एक खुशहाल बंगले ने ले ली थी। लेकिन आज भी शीतल और मेघा अक्सर उस एक पर्दे की बात करके हंसती हैं, जिसने उनके रिश्तों को हमेशा के लिए जोड़ दिया था। सीमा का मायका कचनपुर गांव के किनारे बसा एक टूटा सा मोहल्ला। कच्ची दीवारें, टीन की छत और बरसों पुराना दरवाजा, यही उसका घर था। सुबह की ठंड में भी सीमा सुई धागा लिए बैठी थी। बाबा, ये स्वेटर सिल दूं तो 200 मिल जाएंगे। उसके पिता रामदीन खांसते हुए, बेटिया हाथ मत दुखा, तेरी शादी के लिए कुछ जोड़ना है। अब तो इस तरह मेहनत करेगी तो शरीर थक जाएगा, आराम कर ले थोड़ा। वहीं सीमा की माँ सरस्वती चूल्हे के पास बैठी कांप रही थी। भगवान जाने किस घर जाएगी मेरी बेटी, हम तो उसे रजाई भी नहीं दे पा रहे। दिन रात ऐसे ही ठंड में ठिठुरती रहती है। दरअसल घर में एक ही पुरानी रजाई थी, जो कि आधी फटी हुई थी और आधी सिली हुई थी। रात को तीनों उसी एक रजाई में सिमट कर सोते थे। अगर मैं दर्जी ना होती तो ये सर्दी कैसे कटती, पता नहीं मेरे बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा। अभी तो मैं हूँ तो इन कपड़ों के टुकड़ों से इस ठंड को काट ले रही हूँ, आगे का पता नहीं क्या होगा। सीमा बचपन से सिलाई जानती थी। कपड़े जोड़ना, फटे लिहाफ सीना, यही उसकी दुनिया थी। इसी बीच रिश्ते की बात आती है। लड़का था मोहन, गरीब मजदूर पर सीधा और मेहनती। सरस्वती घबराई हुई थी। हम दहेज में क्या देंगे रामदीन, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। रामदीन ने सिर झुका लिया। भाग्यवान, हम गरीब दे भी क्या सकते हैं, बस बिटिया को हुनर देकर भेजेंगे, वही हमारे बिटिया के नसीब में है। इसी तरह कुछ दिन बीते और अब शादी का समय भी आ चुका था। शादी सादगी से हुई, न ढोल न बाजा, बस गांव के 4 लोग और भगवान का नाम। विदाई के समय माँ की आंखें भर आती हैं। बिटिया, ठंड में खुद का ध्यान रखना, हमने कुछ नहीं दिया तुझे। सीमा ने माँ का हाथ थाम लिया। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी आपने मुझे हाथों का हुनर दिया है, वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं तो बस ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि मेरे बाद आप लोग अच्छे से रहें। इस तरह मोहन उसे लेकर अपने गांव बेलापुर की ओर चल देता है। कच्चा रास्ता था, वहीं सीमा काफी घबराई हुई थी। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी। सीमा ने अपने पतले शॉल को कस लिया। कुछ देर बाद सीमा अपने ससुराल पहुंचती है। सीमा, घर छोटा है पर तुम्हें दिल से अपनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी भी चीज की कमी ना हो। यह सुनकर सीमा ने हल्की सी मुस्कान दी। घर बड़ा नहीं, गर्म होना चाहिए। गांव का नाम था बेलापुर। पूस की ठंड अपने पूरे जोर पर थी। हवा में ऐसी सिहरन थी कि सांस लेते ही लगता था कि जैसे फेफड़े ठिठुर गए हैं। कच्चे मकान के एक छोटे से कमरे में नई नई ब्याही बहू सीमा बैठी थी। सीमा पेशे से दर्जी थी। सुई धागा और कपड़े ही उसकी असली पूंजी थे। रात होते ही अपने पतले शॉल को कसकर लपेट लेती है। इतनी ठंड, माँ के घर में तो कम से कम पुरानी रजाई तो होती थी, पता नहीं यहाँ कैसे गुजारा होगा। कोने में बैठे उसके पति मोहन ने खांसते हुए कहा, सीमा, जानता हूँ यहाँ हालात तंग हैं, लेकिन इस साल फसल भी ठीक नहीं हुई है। तभी बाहर से सास धन्नो देवी की आवाज आती है। बहू, चूल्हा बुझा देना, लकड़ी बची नहीं है, कल सुबह के लिए यही लकड़ी काम में आ जाएगी। सीमा उठती है, कांपते हुए हाथों से चूल्हे की राख समेटती है और फिर कमरे में आकर बैठ जाती है। चारों तरफ सन्नाटा था, बस ठंडी हवा सीटी मार रही थी। रजाई के नाम पर उनके पास एक सिर्फ पुराना बोरा था, जिसमें जगह जगह पर छेद थे। क्या इसी में पूरी सर्दी काटनी होगी? हे भगवान, मेरे मायके में भी गरीबी थी, अब ससुराल में भी मायके से ज्यादा गरीबी देखनी पड़ेगी।
उस रात सीमा को नींद नहीं आई। उसे याद आया कि बचपन में गांव की औरतें शीला घास से चटाई और मोटे गद्दे बनाती थी। सुबह होते ही वो सास के पास गई। माई, खेत के पास जो शीला घास उगती है उससे कुछ बनाया जा सकता है ना? बहू, ये तुम क्यों पूछ रही हो? कहीं तू रजाई बनाने की सोच रही है क्या? हाँ माई, अगर कपड़ा ऊपर नीचे सिल दूं और बीच में सूखी घास भर दूं तो ठंड कुछ कम लग सकती है। धन्नो देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। लोग हंसेंगे बहू, कहेंगे कैसी गरीब बहू है। हम अपनी गरीबी का और मजाक नहीं बनाना चाहते। सीमा ने सुई धागे की पोटली कस कर पकड़ी और बोली, माई, लोग हंसे या कुछ भी कहे, पर ठंड से तो बचना ही होगा। वैसे भी कौन से वो लोग जो हम पर हंसेंगे वो हमारे लिए कुछ कर देंगे। लोगों का तो काम है हंसना। मोहन भी पास आ गया। अम्मा, करने दो। सीमा के हाथों में हुनर है और मुझे पूरा विश्वास है कि सीमा अपने काम में कामयाब जरूर होगी। उसी दिन सीमा ने खेत से शीला घास इकट्ठा की, धूप में उसे सुखाया, फिर पुराने कपड़ों को जोड़कर 10 फीट लंबा खोल सिलने लगी। सुई चलती रही, हाथ ठंड से सुन्न होते रहे, पर आंखों में एक सपना था, एक ऐसी रजाई जो गरीबी से नहीं हिम्मत से बनी हो। रात तक रजाई का आधा काम पूरा हो चुका था। कल तक तैयार हो जाएगी हमारी अपनी रजाई। ठंड भरी उस रात पहली बार कमरे में उम्मीद की गर्मी महसूस हो रही थी। सुबह की ठंड और भी तीखी थी। कोहरा इतना घना था कि सामने खड़ा आदमी भी धुंधला दिख रहा था। सीमा अलसुबह उठ गई। उसकी उंगलियां ठंड से अकड़ी हुई थी, फिर भी उसने सुई धागा उठा लिया। आज हर हाल में रजाई पूरी करनी है। आंगन में शीला घास धूप में फैली हुई थी। वो घास अब सूख कर हल्की और फूली फूली सी हो चुकी थी। सास धन्नो देवी दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। बहू, हाथ जम जाएंगे, थोड़ी देर बात करना। माई, दर्जी के हाथ ठंड से नहीं रुकते। वो पुराने कपड़ों के खोल में धीरे धीरे शीला घास भरने लगती है। हर मुट्ठी घास के साथ जैसे वो ठंड को चुनौती दे रही थी। दोपहर तक रजाई का आकार साफ दिखने लगा था, करीब 10 फीट लंबी, भारी और मोटी। मोहन काम से लौटता है तो रजाई देखकर ठिठक जाता है। अरे, ये तो सच में रजाई लग रही है, और वो भी करीब 10 फीट लंबी। हाँ, घास की है पर गर्म होगी। मोहन ने हाथ रखकर देखा। अरे, सच में ठंड कम लग रही है। इसी बीच पड़ोसन फूलवंती भी आ जाती है। अरे शीला, ये क्या बना डाला? घास की रजाई? भला ऐसे कैसे हो सकता है? सीमा ने बिना झेपे जवाब दिया। हाँ दीदी, हो सकता है। ठंड घास नहीं देखती, बस बदन देखती है। फूलवंती ने रजाई को छूकर देखा। अरे, ये तो गर्म है। शाम तक ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग देखने आने लगे। कोई हंसता, कोई ताना मारता। अब बहू ये घास ओढ़ेंगी क्या? क्या जमाना आ गया है भाई। वहीं धन्नो देवी चुपचाप बस सुनती रही। पर जब रात हुई और ठंड हड्डियां तोड़ने लगी, तब उन्होंने खुद कहा, बहू, आज वही नई रजाई बिछा देना। सीमा ने बिना कुछ बोले रजाई बिछा दी। तीनों सास, बेटा और बहू उसी कमरे में सोए। जैसे ही रजाई ओढ़ी, ठंडी हवा का असर कम होने लगा। बहू, तू सच में समझदार है। ये तो काफी गर्म घास की रजाई है। इससे तो ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा। मोहन ने राहत की सांस ली। आज पहली बार ठंड में नींद आएगी। सीमा चुप थी, पर उसके चेहरे पर सुकून था। उसकी बनाई रजाई सिर्फ घास की नहीं थी, उसमें मेहनत, समझदारी और गरीबी से लड़ने की ताकत भरी थी। आधी रात को सास की आवाज आती है, बहू, कल फूलवती के लिए भी एक बना देना। सीमा हल्की सी हंस पड़ी। माई, अगर घास मिल जाए तो सबके लिए बना देंगे। बाहर ठंड वैसे ही थी, पर उस घर के अंदर अब हुनर की गर्मी फैल चुकी थी। अगली सुबह गांव में अजीब सी हलचल थी। ठंड पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। लोग अलाव के पास भी कांप रहे थे। सीमा आंगन में बैठी फिर से कपड़े जोड़ रही थी। शीला घास की गंध अब उसे जानी पहचानी सी लगने लगी थी। सास धन्नो देवी उसके पास आकर बैठ गई। बहू, आज रात जो गर्मी मिली वो मैंने सालों में नहीं पाई। सीमा ने सिर झुका लिया। माई, गरीबी आदमी को सोचने पर मजबूर कर देती है। इतने में फूलवती फिर आई। इस बार अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 औरतें और थी, कमला और बसंती। सीमा, एक रजाई मेरे लिए भी बना दे। पैसे कम है पर मेहनत का दाम दूंगी। सीमा ने पहली बार किसी से मेहनताना मांगने की हिम्मत की। दीदी, घास और कपड़ा आप ले आओ, सिलाई मैं कर दूंगी। कमला ने आश्चर्य से कहा, अरे तू तो सच में दर्जी निकली।
हमारे गांव की दर्जन बहू जो आज घास का जुगाड़ और रजाई बना देती है। ये सुनकर सभी हंसते हैं और इस तरह दिन चढ़ते चढ़ते 5 घरों से मांग आ गई। किसी को अपने बच्चों के लिए, किसी को अपने बूढ़े माँ बाप के लिए चाहिए थे। मोहन बाहर से आकर बोलता है, सीमा, लोग पूछ रहे हैं क्या तू सबके लिए बना पाएगी? सीमा ने सुई चलाते हुए जवाब दिया, हाथ थकेंगे पर मना नहीं करूंगी। उधर गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर हरनाम सिंह के घर भी बात पहुंचती है। ठाकुराइन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, घास की रजाई? छी, ये भी कोई चीज है? गरीबों का तो स्टैंडर्ड ही खराब है। पर उसी रात उनके घर की महंगी रजाई ठंड रोक ही नहीं पाई, तो नौकर को भेजा गया। बहू जी, मालकिन पूछ रही है कि क्या एक रजाई मिल सकती है? सीमा चुप रह गई। धन्नो देवी ने पहली बार बहू की तरफ गर्व से देखा था। मेरी बहू मुफ्त में नहीं बनाएगी, मेहनत की कीमत लगेगी। ये खबर लेकर नौकर दोबारा से ठाकुर राम जी के पास पहुंच जाता है और सारी बातें उन्हें बताता है। जहां पहले तो ठाकुराइन थोड़ी गुस्सा होती है और उसे धन्नो की बात भी चुभती है, पर ठंड उससे भी ज्यादा चुभ रही थी। इसके बाद नौकर पैसा लेकर सीमा से वो घास की रजाई ले आता है। इसी तरह कुछ ही दिनों में पूरा गांव शीला घास की रजाई ओढ़ने लगता है। सीमा का नाम बदल गया। अब वो सिर्फ गरीब बहू नहीं थी, वो थी रजाई वाली दर्जन गांव की बहू। एक शाम सीमा ने अपनी सास से कहा, माई, मैं चाहती हूँ कि अगली सर्दी में पहले सबके लिए तैयार रखें। धन्नो देवी की आंखें भर आई। बहू, तूने सिर्फ रजाई नहीं बनाई, तूने हमें जीने की राह सिखाई है। मोहन ने भी गर्व से कहा, मेरी बीवी गरीब जरूर है, पर मेहनत में अमीरों से बड़ी है वो। ठंड अब भी थी, पर गांव में अब कोई भी बिना रजाई ओढ़े, या यूं कहें कि रजाई के बिना नहीं सोता था। और उस 10 फीट लंबी रजाई को सीमा ने संभाल कर रख दिया, क्योंकि वही उसकी गरीब